So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही है, राइट? सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑफ एनबीएफसी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं. तो ये वीडियो आप मान के चलिए कि सर इस वीडियो से इस बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं. अगर आपने 1 घंटे का ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया तो एग्जाम में 5-6 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गए, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना? तो बढ़िया से वीडियो देखें, बढ़िया से रिवाइज करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ये जो एनबीएफसी में कराने वाला हूं ये अपने समरी नोट से कराने वाला हूं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द समरी नोट्स फाइल फ्रॉम देयर. अब देखना, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द एनबीएफसी रिवीजन. सबसे पहले एनबीएफसी होती क्या है? व्हाट इज एनबीएफसी? सो सेक्शन 45(I)(F ऑफ द आरबीआई एक्ट डिफाइंस एनबीएफसी एज. कि एनबीएफसी होता क्या है? सर एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनी है. एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट्स रिसीव करना या फिर लैंडिंग देना. जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट्स रिसीव करना या फिर लैंडिंग देना. एंड सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है इंस्टीट्यूट हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछे नहीं, मगर कोई भी एनबीएफसी का क्वेश्चन आता है यू कैन राइट द डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी एज पर सेक्शन 45(I)(F. अब सर कंपनी को एनबीएफसी का दर्जा कब दिया जाएगा? कंपनी को एनबीएफसी का दर्जा कब दिया जाएगा? कब माना जाएगा कि प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट्स लेने का है या लैंडिंग करने का है? और कब एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद द आरबीआई? तो यहां पे एक 50-50 टेस्ट दिया हुआ है. देयर इज ए 50-50 टेस्ट. देयर इज ए 50-50 टेस्ट. अगर कोई भी कंपनी ये 50-50 टेस्ट पूरा कर लेता है तो उसे एनबीएफसी का दर्जा दिया जाएगा, उसे आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अब ये 50-50 टेस्ट क्या है सर? कि अगर फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है जी. तो अगर फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स, और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब अपन 50% ऑफ टोटल एसेट्स काउंट करते हैं ना, इसमें इनटेंजिबल एसेट्स माइनस कर देते हैं. तो खाली इसमें इतना ध्यान रखिएगा सर कि जब अपन 50% ऑफ टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो अपन इसमें इनटेंजिबल एसेट्स माइनस करके चलते हैं, ठीक है? अब अगर एनबीएफसी ने 50-50 टेस्ट पूरा किया है, कौन सा टेस्ट पूरा किया सर? 50-50 टेस्ट पूरा किया है, तो इसका मतलब ना उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से. और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब लेगा आरबीआई से तो देयर इज अ मिनिमम नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट कि एनबीएफसी का एक मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए. अब मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए सर? पहले ये लिमिट थी 2 CR, अब ये लिमिट है 10 CR. पहले ये लिमिट थी 2 CR, अब ये लिमिट है 10 CR. ध्यान रखिए नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले ये लिमिट थी 2 CR, अब ये लिमिट है 10 CR. लेकिन जो छोटे मोटे एनबीएफसीज हैं उनके लिए लिमिट आज भी 2 CR है, और कुछ जो बहुत बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके लिए लिमिट भाई साहब 300 करोड़ है. तो याद रखिएगा करंटली 3 प्रकार के लिमिट्स हैं नेट ऑन फंड की. एक नॉर्मल लिमिट है कि सर द लिमिट इज 10 CR नॉट 2 CR. 10 CR नॉट 2 CR. ठीक है जी, द लिमिट इज 10 CR नॉट 2 CR. उसके अलावा जो छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एनबीएफसीज हैं, दैट इज एनबीएफसी P2P यानी एनबीएफसी पीयर टू पीयर. ठीक है? या फिर एनबीएफसी A यानी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर एंड एनबीएफसीज विथ नो पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस. नेट ऑन फंड शैल कंटिन्यू टू बी 2 करोड़. तो सर अगर एनबीएफसी पीयर टू पीयर की बात करें, यानी जो सिर्फ बोरोवर और लेंडर को कनेक्ट कराती है, इंटरमीडिएरी का काम करती है, एक्टिवली एनबीएफसी वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती है, उनके लिए नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट आज भी 2 करोड़ है. या फिर अगर एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की बात करें जो सिर्फ बैंक अकाउंट वगैरह एग्रीगेट करने का काम करती है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती, इनके लिए आज भी लिमिट 2 करोड़ है. या फिर एनबीएफसी जिनका जो पब्लिक से फंड्स नहीं लेते, जिनका कोई कस्टमर से इंटरफेस नहीं है सर, तो आज भी उनके लिए लिमिट 2 करोड़ है. यानी इन शॉर्ट जो भी एनबीएफसी का कस्टमर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली कोई मेजर एक्टिविटीज एंगेज नहीं करती, उनके लिए लिमिट आज भी 2 CR है, बाकी सबके लिए 10 CR है. लेकिन सर यहां पे 2 एनबीएफसीज ऐसी हैं जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का काम करती हैं, एनबीएफसी IFC, IDF एनबीएफसी. तो भाई साहब ये जो 2 एनबीएफसीज है ना,
एनबीएफसी, आईएफसी एंड आईडीएफ एनबीएफसी, ये वो एनबीएफसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स वगैरह देती हैं, तो इनको पैसे बहुत ज्यादा चाहिए, इनको फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए, तो इनके लिए लिमिट है 300 सीआर, इनके लिए लिमिट है 300 सीआर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, और क्या ध्यान रखोगे सर कि मान जो करंट एनबीएफसीज हैं, जो करंट एनबीएफसीज हैं जिनकी लिमिट 2 करोड़ है, जो करंट एनबीएफसीज है सर जिनकी लिमिट 2 करोड़ है, अब अचानक से अगर हम बोलेंगे कि भाई आज के आज तेरा लिमिट 2 करोड़ था, अब से 10 करोड़ है, तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बिकम वेरी हर्श, दैट विल बिकम वेरी अनरियलिस्टिक। नए एनबीएफसीज का 10 करोड़ का लिमिट है, समझ में आता है, लेकिन जो पुराने एनबीएफसीज हैं जिनका लिमिट 2 करोड़ हुआ करता था, उनको आप बोलोगे एज ऑन कि मतलब अचानक से भाई 10 करोड़ का लिमिट कर ले, तो बहुत ज्यादा हर्ष हो जाएगा। सो दैट इज वाई यहां पे क्या बोला है सर, यहां पे 3 ऐसी एनबीएफसीज हैं, 3 ऐसे कैटेगरी एनबीएफसीज की, जिनको बोला गया है कि सर ये जो 2 करोड़ की लिमिट है ना, इसको आराम से हौले हौले आराम से प्यार से 10 करोड़ तक लेके जाइए। ये 3 कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज कौन सी हैं? एक है एनबीएफसी आईसीसी, राइट, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एक है इन्वेस्टमेंट एमएफआई, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और एक है एनबीएफसी फैक्टर्स, एक है एनबीएफसी फैक्टर्स। तो ये जो 3 अलग अलग प्रकार के एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी फैक्टर्स, बोला गया सर, अब देखना क्या बोला गया सर, बोला एनबीएफसी आईसीसी के केस में करंट नेट ऑन फंड की लिमिट 2 सीआर है, कितनी है? 2 सीआर है। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के केस में करंट नेट ऑन फंड की लिमिट 5 सीआर है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज भी 2 सीआर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज भी 2 सीआर है, और एनबीएफसी फैक्टर के केस में करंट नेट ऑन फंड की लिमिट 5 सीआर है। ठीक है जी, तो एनबीएफसी आईसीसी के केस में 2 सीआर की लिमिट है करेंटली, एनबीएफसी एमएफआई के केस में 5 सीआर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 सीआर है, और एनबीएफसी फैक्टर के केस में सर 5 सीआर है। अब बोला हौले हौले धीरे धीरे 31 मार्च 2027 तक आपको ये लिमिट 10 करोड़ तक लेके जाने हैं। कब तक लेके जाने हैं सर? 31 मार्च 2027 तक आपको लिमिट 10 करोड़ तक लेके जाने हैं। तो बोला सर सबसे पहला टारगेट है आपका कि 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक आप इस लिमिट को 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लेके जाइए, 5 करोड़ से 7 करोड़ तक लेके जाइए, ठीक है ना, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लेके जाइए, 5 करोड़ से 7 करोड़ तक लेके जाइए, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लेके जाइए, 5 करोड़ से 7 करोड़ तक लेके जाइए। फिर आपके पास 2 साल का टाइम होगा, फिर आपके पास 2 साल का टाइम होगा सर, 31 मार्च 2027 तक आप इन लिमिट्स को 10 सीआर तक पहुंचा दीजिए। तो पार्टिकुलरली ये क्या दिया सर, एक फेज्ड मैनर में दिया हुआ है कि ये जो 3 प्रकार की एनबीएफसीज हैं ये हौले हौले धीरे धीरे अपने लिमिट्स को 10 सीआर तक लेके जा सकती हैं बाय 31 मार्च 2027। हो सकता है एग्जाम में आपको वो इस तरीके से भी फंसा दे। क्या फंसा दे सर कि एक एनबीएफसी है जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि असम में बेस्ड है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन उनके लिए करंट नेट ऑन फंड का लिमिट क्या होगा? तो ध्यान रखना सर, असम में बेस्ड है यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही है, यानी वहां पे करंट लिमिट क्या रहेगा सर? 5 सीआर रहेगा। वहां पे क्या रहेगा सर? सॉरी 2 सीआर रहेगा, ठीक है ना। और एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में बेस्ड है, तो इन दैट सिचुएशन जो लिमिट्स रहेगा सर 5 सीआर रहेगा करंट नेट ऑन फंड का। एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको सीधा सीधी बोलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन, अदर देन नॉर्थ ईस्ट रीजन, दे मे स्पेसिफाई द एरिया आल्सो एंड यू मे हैव टू आइडेंटिफाई। उसके अलावा देयर आर सर्टेन कंपनीज दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। तो नॉर्मली हमने क्या बोला सर कि अगर आप 50-50 टेस्ट पूरा करते हो तब इन दैट सिचुएशन आपको सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है जी। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। वो कौन सी कंपनीज हैं बेसिकली? तो देखना सर वो कौन सी कंपनीज हैं, वो कौन सी एनबीएफसीज हैं बेसिकली जिनको आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। तो वो सारे एनबीएफसीज जिनको रेगुलेट करने के लिए कोई और है, उनको आरबीआई की जरूरत नहीं है, उनको एग्जम्पशन दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले बोला हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो बोला सर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक एनबीएफसी है, बट इनको रेगुलेट करने के लिए ना नेशनल हाउसिंग बैंक बैठा हुआ है, तो इसलिए एग्जम्पशन दे दिया यहां पे। उसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, बोला मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को सेबी रेगुलेट करता है साहब, तो आरबीआई की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन दे दिया। स्टॉक एक्सचेंजेस, बोला स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है साहब, तो एग्जम्पशन दे दो। जो भी कंपनी सब ब्रोकिंग का काम करती है, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, सेबी रेगुलेट करता है साहब, एग्जम्पशन दे दो।
वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज सेबी रेगुलेट करता है साहब, एग्जम्पशन दे दो। निधि कंपनीज, हमारी प्यारी प्यारी निधि कंपनीज, एमसीए रेगुलेट करती है, एग्जम्पशन दे दो। इंश्योरेंस कंपनीज, इल्डा रेगुलेट करता है, एग्जम्पशन दे दो। चिट फंड कंपनीज, चिट फंड एक्ट बनाया हुआ है, एग्जम्पशन दे दो। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है ना। तो इन सारी एनबीएफसी को क्या दिया हुआ सर, एग्जम्पशन दिया हुआ है। उसके अलावा म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज है, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिनका एसेट साइज 100 सीआर से कम है, जिनका एसेट साइज 100 सीआर से कम है, या फिर एसेट साइज तो 100 सीआर से ज्यादा है बट वो पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करती है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनका एसेट साइज 100 सीआर से कम है, कि एसेट साइज 100 सीआर से कम है, या फिर अगर एसेट साइज 100 सीआर से ज्यादा भी है बट ये पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करती है, तो इनको भी एग्जम्पशन दिया हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो एसेट साइज है वो 50 सीआर है, मगर ये क्या करती है सर, एक्सेस करती है पब्लिक फंड्स, मगर ये क्या करती है सर, एक्सेस करती है पब्लिक फंड्स। तो अगर ये एक्सेस करती है पब्लिक फंड्स, इसका मतलब इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन कब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन से, कि एसेट साइज 100 सीआर से कम है और साथ ही साथ वो पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करती है, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज, इन सबको एग्जम्पशन दिया हुआ है। फिर अगला टॉपिक आता है सर, एनबीएफसीज कितने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, और एनबीएफसीज के कितने लेयर्स हो सकते हैं। तो पहले आपको याद होगा एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन हुआ था, कैटेगराइजेशन हुआ करता था सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। अब वो कैटेगराइजेशन हट गया है, अब स्केल बेस्ड कैटेगराइजेशन होता है एज पर लेयर्स। ठीक है, स्केल बेस्ड कैटेगराइजेशन होता है एज पर लेयर्स। तो पहला कैटेगराइजेशन है सर, हमने बोला डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स, कि एनबीएफसीज डिपॉजिट्स लेती हैं या फिर एनबीएफसीज डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं, एनबीएफसीज डिपॉजिट्स लेती हैं या फिर एनबीएफसीज डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं। ठीक है जी। दूसरा हमने बोला नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। तो 4 लेयर है, बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है। कौन से 4 लेयर्स है सर, बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है। अगर एग्जाम में लेयर्स का सवाल आता है तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना देना, इस तरीके से एक डायग्राम बना देना और फिर लेयर्स दिखा देना। एंड थर्ड कैटेगराइजेशन इज बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट। ठीक है, बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट। और अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन, अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, तो पार्टिकुलरली उसका कैटेगराइजेशन कैसे होगा, ये शब्द एनडी लगाकर। अगर आप एनडी लगा दोगे तो इसका मतलब दैट इज अ कैटेगराइजेशन दैट इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। और कौन कौन से टाइप ऑफ एनबीएफसीज हो सकते हैं, वी हैव आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसी, वी हैव एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वी हैव एनबीएफसी फैक्टर्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या सर, इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो एनबीएफसीज का कैटेगराइजेशन होता है वो लेयर के हिसाब से होता है एज पर द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। अब ये स्केल बेस्ड रेगुलेशंस नया आया है, ये स्केल बेस्ड रेगुलेशंस नया आया है कि आज की तारीख में ये जो कैटेगराइजेशन होता है ये स्केल बेस्ड रेगुलेशंस 2023 के हिसाब से होता है। पहले सिस्टमिकली और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज होते थे। ठीक है, अब ये स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के हिसाब से हमने एनबीएफसीज को 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने बोला सर बेस लेयर, एक हमने बोला मिडिल लेयर, एक हमने बोला अपर लेयर, एक हमने बोला टॉप लेयर। ओके सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना। अब सर बेस लेयर, बेस लेयर यानी छोटे छोटे एनबीएफसीज, बेस लेयर सबसे लोएस्ट लेयर में आ रहे हैं सर। तो लोएस्ट लेयर में आ रहे हैं यानी रिस्क सबसे कम होगा। तो इस लेयर में कौन से एनबीएफसीज आएंगे, जो डिपॉजिट्स नहीं लेते और जिनका एसेट साइज 1000 सीआर से कम है। तो इस लेयर में कौन से एनबीएफसीज आएंगे सर, जो डिपॉजिट्स नहीं लेते और जिनका एसेट साइज 1000 सीआर से कम है। और साथ ही साथ वो एनबीएफसीज जो ये सारे एक्टिविटीज कर रही है, वही पीयर टू पीयर वाली, अकाउंट एग्रीगेटर वाली, नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इनके केस में नेट ऑन फंड का लिमिट भी 2 सीआर ही रहेगा। और या फिर खाली एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे,
नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी, तो बेस लेयर में ये 4 एनबीएफसीज आ जाएंगे। एक आ जाएगा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, याद रखना ऑल द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 1000 सीआर से कम है, जिनका एसेट साइज 1000 सीआर से कम है वो बेस लेयर में आएंगी। और 1000 करोड़ के ऊपर वाली कहां चली जाएंगी, वो मिडिल लेयर में चली जाएंगी। और ये जो एनबीएफसीज जो ये सारे एक्टिविटीज करती हैं, पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर, देन नॉट हैविंग पब्लिक फंड्स, नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, और एक एडिशनल है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग, ये सारे बेस लेयर में आती हैं। फिर आता है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में बोला सर हमने ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है सबको मिडिल लेयर में डाल दो। ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है इनको भी मिडिल लेयर में डाल दो। या फिर ये जो एक्स्ट्रा एनबीएफसीज है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मोस्टली ये जो पॉपुलर एनबीएफसीज होती हैं ये सारे मिडिल लेयर में आती हैं। ठीक है ना, तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, दिस आर द पॉपुलर एनबीएफसीज। तो ये सारे किस में आती हैं सर, मिडिल लेयर में आती हैं। ये सारे किस में आती हैं सर, मिडिल लेयर में आती हैं। अपर लेयर, बोला सर अपर लेयर में कौन से होंगे, अपर लेयर में कौन से होंगे, बोला साहब अपर लेयर की बात करें तो जो भी टॉप 10 एनबीएफसीज होंगे ना इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज, जो भी पूरे देश में टॉप 10 एनबीएफसीज होंगे ना इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज, वो हमेशा अपर लेयर में रहेगा, बात ही खत्म। और उसके अलावा टॉप लेयर, तो टॉप लेयर सर अभी के लिए एम्प्टी रखा गया है, टॉप लेयर अभी के लिए एम्प्टी रखा गया है। अगर कभी आगे चल के आरबीआई वहां पे आरबीआई को लगता है कि कुछ एनबीएफसीज को टॉप लेयर में डालना चाहिए तो वो टॉप लेयर में डाल देगा। अगर उनको लगता है आरबीआई को कि कुछ एनबीएफसीज में रिस्क बहुत ज्यादा है तो वो टॉप लेयर में डाल देगा, बट अभी के लिए सर टॉप लेयर को खाली रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, लेयर्स ऑफ एनबीएफसीज, ये क्या हो गया सर, लेयर ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसीज एंड रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। अब देखना कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अपने को समझ में आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज एंड व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, अब बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, कुल मिलाकर 4 डिफरेंसेस होता है बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एकदम सिंपल है सर, कुल मिलाकर 4 डिफरेंसेस होता है बिल्कुल बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ठीक है जी, पहला डिफरेंस क्या होता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस ऑफ चेक्स। तीसरा डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। और चौथा डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। आप बस ये बेसिस ध्यान रखो, पॉइंट्स अपने आप आपके मन में आएगा, तो आप बस ये बेसिस ध्यान रखो। डिफरेंसेस कौन कौन से बेसिस में होते हैं सर, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, एक होता है अपना बेसिस ऑफ इश्यू ऑफ चेक्स, एक होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर। अब अगर बैंक्स की बात करें, क्या बैंक डिमांड डिपॉजिट्स ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन सर एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है बैंक्स और एनबीएफसी के केस में कि बैंक्स यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स ले सकती हैं बट एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं। उसके बाद इशुएंस ऑफ चेक, कि अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक क्या कर सकती हैं सर, चेक इश्यू कर सकती हैं, जबकि एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं कर सकती हैं। उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, आपने एक फैसिलिटी का नाम सुना होगा सर, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो जो बैंक के डिपॉजिटर्स है ना, उनको एक डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलता है, आरबीआई एक इंश्योरेंस देता है कि कल को अगर बैंक डूब भी जाए तो यू गेट अ सर्टेन प्रोटेक्शन फ्रॉम द आरबीआई। बट वैसा कोई प्रोटेक्शन एनबीएफसी के केस में अवेलेबल नहीं है। यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ बैंक्स बट इट इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। और फाइनली अगर बात करें तो बैंक के केस में सर, बैंक में क्या होता है, एक प्रायोरिटी सेक्टर का चक्कर होता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब सर जैसे मान लीजिए एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो बैंक के केस में ना एक प्रायोरिटी सेक्टर का चक्कर होता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना होगा और सर्टेन लोन्स वगैरह आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देने होंगे। बट एनबीएफसीज में ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर का कोई चक्कर नहीं है, एनबीएफसीज में ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर का कोई चक्कर नहीं है। तो बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज के सिंपल डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद आते हैं सर ऑडिट प्रोसीजर्स वाले पार्ट में कि एज ए ऑडिटर हमें क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है इन केस ऑफ एनबीएफसीज। तो सर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एज ए ऑडिटर हमें क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, हमें एसर्टेन करना है बिजनेस ऑफ द कंपनी, हमें इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी सर दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ SA 315। दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ SA 315।
कि हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे बिजनेस ऑफ द कंपनी का, हम इवैल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। ओके सर, वेरी वेरी गुड, 315 के 2 पॉइंट हो गए। यानी हम एमओए रिव्यू करेंगे, एओए रिव्यू करेंगे, मिनट्स वगैरह रिव्यू करेंगे, टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और हम इवैल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है कि नहीं है, जो भी एडवांसेस वगैरह का सिस्टम है वो बराबर है कि नहीं है। फिर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई कि ऑडिटर को इंश्योर करना है कि कंपनी को सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर एनबीएफसीज 50-50 टेस्ट पूरा करती है और मिनिमम नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको याद होगा सर, इसी पॉइंट के ऊपर अपने को कारों में रिपोर्ट भी करना होता है इन क्लॉज नंबर 16। उसके अलावा ऑडिटर एसरटेन करेगा कि अगर एनबीएफसी डिपॉजिट्स लेती हैं, अगर एनबीएफसी डिपॉजिट्स लेती हैं तो जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016 है वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और फाइनली जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एनबीएफसीज कंप्लाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब क्या हो गया सर, एसेट क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग। तो जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है एसेट क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग, वो सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बहुत ही सिंपल है। ओके सर, तो अब इसमें 2 क्वेश्चन और बनता है, पॉइंट नंबर 4 और 5, कि सर ये पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस है क्या क्या और ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है क्या क्या। ये पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस है क्या क्या और प्रूडेंशियल नॉर्म्स है क्या क्या। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई वाला रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी अपन ने देख लिया। तो सबसे पहले सर पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शंस, दैट इज दोज एनबीएफसीज हु आर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो क्या क्या पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस हैं 2016। तो सर सबसे पहले ना एनबीएफसी को क्या करना होता है, एक मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है ना, एनबीएफसी का एक मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना पड़ेगा। एनबीएफसी का क्या होना पड़ेगा सर, एक मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे कि भाई वो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग एनबीएफसी के पास है कि नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद गाइडलाइंस में लिखा होता है कि अगर एनबीएफसी डिपॉजिट लेगा तो कितना इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो आप चेक करोगे कि भैया औकात से ज्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर दिया, मतलब यार परमिसेबल लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर दिया। उसके बाद जब भी कोई बंदा क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा एनबीएफसी में, तो एक रिटर्न एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, वो रिटर्न एप्लीकेशन का फॉर्म जमा करना पड़ता है। तो आप देख लोगे फॉर्म वगैरह जमा किया कि नहीं। एक रजिस्टर होता है, आप देख लोगे रजिस्टर में नाम का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। एक एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देख लोगे एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल हुआ कि नहीं हुआ। तो एकदम सिंपल एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर एक क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या करोगे सर, एज ए ऑडिटर आप ऑब्टेन करोगे कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू एनबीएफसी। आप क्या करोगे सर, ऑब्टेन करोगे कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू एनबीएफसी एंड चेक करोगे वेदर द पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और हेल्ड बाय इट आर इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू इट। ओके सर, in the event of upgrading or downgrading of credit limit, तो ऑडिटर विल हैव टू बियर इन माइंड दैट एनबीएफसी विल हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स डिपॉजिट्स। तो सर वो जो डिपॉजिट्स लेती है ना एनबीएफसी, वो अपने क्रेडिट रेटिंग के अनुसार लेती हैं। क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो गया डिपॉजिट ज्यादा ले पाएंगे, क्रेडिट रेटिंग कम हो गया डिपॉजिट्स कम ले पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर को बियर करना पड़ेगा माइंड में कि एनबीएफसी विल हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपॉजिट्स इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्म इन राइटिंग आउट टू द आरबीआई। अगर क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो एनबीएफसी को अपने माई बाप को यानी आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो ऑडिटर चेक कर लेगा। अब सर यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, if NBFCs are downgraded below minimum investment grade, if NBFCs are downgraded below investment grade, तो NBFCs को रेगुलराइज करना पड़ता है एक्सेस डिपॉजिट्स। अगर NBFCs, मान लो NBFC को एक क्रेडिट रेटिंग दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ डिपॉजिट लिया था, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल NBFCs को जो भी क्रेडिट रेटिंग दिया गया था उसके रिकॉर्डिंग उसने एक सर्टेन एक्स अमाउंट लिया था, लेकिन अब NBFCs का क्रेडिट रेटिंग नीचे चला गया। तो अगर क्रेडिट रेटिंग नीचे चला गया तो ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है ये भी नीचे चला गया। इसका मतलब जो एक्सेस डिपॉजिट लेकर रखा है उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। पाप कर दी एनबीएफसी ने, पाप की शुद्धिकरण करनी होगी। अब क्या क्या करेगा एनबीएफसी, 4 चीजें दी हैं। बोला सबसे पहले सर अब एनबीएफसी कोई भी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा और एग्जिस्टिंग वालों को रिन्यू नहीं करेगा। ऑलरेडी आपने ज्यादा डिपॉजिट ले रखी है, औकात से ज्यादा ले रखी है,
और क्या कर रहे हो, फ्रेश डिपॉजिट लेने का सोच रहे हो, शर्म करो भाई, थोड़ा तो शर्म करो। तो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, एग्जिस्टिंग वंस को रिन्यू नहीं करोगे, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स को मैच्योरिटी तक चलाओगे, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स को खाली मैच्योरिटी तक चलाओगे। आरबीआई को माई बाप को 15 डेज में इन्फॉर्म करोगे, क्या करोगे सर, 15 डेज में इन्फॉर्म करोगे, और किसी भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करोगे विदाउट एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ डिपॉजिटर। तो सर ये एक पॉइंट है जिसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एनबीएफसी का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गया बिलो ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो इनको एक्सरसाइज क्या करना पड़ेगा, रेगुलराइज करना पड़ेगा अपने एक्सेस डिपॉजिट्स को। रेगुलराइज करने के लिए 4 चीजें आएंगी सर यहाँ पे। सबसे पहले दे विल नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स, दे विल नॉट रिन्यू एग्जिस्टिंग वंस, दे विल particularly what they will do is that existing deposits will run off to maturity, report to RBI within 15 days, and no matured public deposits will be renewed without express and voluntary consent of depositor. उसके बाद आप एज ऑडिटर चेक करोगे, असरटेन करोगे कि एनबीएफसीज ने अपनी औकात से ज्यादा तो इंटरेस्ट पे नहीं कर दिया है इन एक्सेस एज पर द स्पेसिफिकेशन। तीसरी चीज कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स लिए गए हैं वो आफ्टर द रिटर्न एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर लिए गए हैं ना, और एक कैटेगरी इंसर्ट करनी होती है कि डिपॉजिट अपन किससे ले रहे हैं, शेयर होल्डर से ले रहे हैं, डायरेक्टर से ले रहे हैं, प्रमोटर से ले रहे हैं या मेंबर से ले रहे हैं। फिर चेक कर लेना डिपॉजिट रजिस्टर कि डिपॉजिट रजिस्टर में सारे डिपॉजिटर के पार्टिकुलर्स वगैरह है कि नहीं है। फिर चेक कर लेना कस्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स एनबीएफसी ने अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स में किया है, तो एक रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई की कि सर जो भी एनबीएफसीज ने इन्वेस्टमेंट सेफ अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स में किया है, तो उसको ना पार्टिकुलरली एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के सेफ कस्टडी में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, डेजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक के सेफ कस्टडी में रखना पड़ता है। तो क्या डेजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक के सेफ कस्टडी में रखा है कि नहीं रखा। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स की एनबीएफसी ने एनुअल रिटर्न्स टाइम से फाइल किया कि नहीं किया। और फाइनली एक पॉइंट उन एनबीएफसीज के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं, तो अगर कोई एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेता है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है उन एनबीएफसीज को कि हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेंगे। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अच्छा साहब आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया था कि पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेंगे, और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद कि पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेंगे, कहीं आपने पब्लिक डिपॉजिट ले तो नहीं लिया, बेवकूफ तो नहीं बना रहे हमें, चेक कर लोगे। फिर अपन क्या करेंगे सर, पोटेंशियल नॉर्म्स चेक करेंगे। क्या करेंगे सर, पोटेंशियल नॉर्म्स चेक करेंगे। अब पोटेंशियल नॉर्म्स मेनली किस चीज के बारे में होता है सर, इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएंगे उसका रिकॉग्निशन कैसे होगा, एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होगा, प्रोविजनिंग कैसे होगी, इन सभी एरियाज में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंप्लायंस विद पोटेंशियल नॉर्म्स regarding the income recognition, income from investment, accounting standards, accounting for investment, asset classification, provisioning for bad debt etc. फिर इंश्योर करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी एनबीएफसी granting or intending to grant demand oblique call loans shall frame and implement a policy। तो यहां पे क्या होता है सर, अगर कभी भी कोई एनबीएफसी डिमांड लोन्स या कॉल लोन्स देने वाला है तो उसके लिए एक पॉलिसी बनानी होती है। तो हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई भी एनबीएफसी डिमांड लोन्स ग्रांट करती है या कॉल लोन्स ग्रांट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई पॉलिसी बनाया कि नहीं बनाया। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी एडवांसेस एंड अदर करंट फैसिलिटीज है उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं इनटू स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग बनाई गई कि नहीं बनाई गई। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग बनाई गई कि नहीं बनाई गई। फिर होता क्या सर कि अगर एनपीए है तो इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस में होता है, और अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो इनकम रिकॉग्निशन एक्रुअल बेसिस में होता है, बिल्कुल बैंक ऑडिट की तरह कि अगर एनपीए है तो इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस में होता है, और अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो एक्रुअल बेसिस में होता है। तो वो चीज चेक कर लेंगे। और फाइनली अपन चेक करेंगे वेदर ऑल द अकाउंट्स व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीएस इन द प्रीवियस ईयर आल्सो कंटिन्यू टू बी शोन इन द करंट ईयर। ठीक है, कि जिन अकाउंट्स को पिछले साल एनपीए दिखाया जा रहा था, क्या उनको करंट ईयर भी एनपीए दिखाया जा रहा है। और अगर पिछले साल एनपीए दिखाया था, करंट ईयर में परफॉर्मिंग दिखा रही है, तो भैया पेमेंट आया कि नहीं आया। पिछले साल आपने सानिध्य सर आपको एनपीए दिखाया था, करंट ईयर में पीए दिखा रहे हो, तो भाई पेमेंट तो आना पड़ेगा ना, तभी आप कर सकते हो ना ऐसा। तो चेक कर लेगा ऑडिटर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय एनबीएफसी, 5 चीजें चेक करेगा ऑडिटर सर। सबसे पहले ही विल चेक द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स regarding the income recognition, income from investment, asset classification, provisioning for bad debts. He will ensure that the board of directors of every NBFC granting oblique intended to grant demand loans, call loans shall frame and implement a policy. He will verify that advances and other credit facilities have been properly classified as standard, substandard, doubtful loss.
ही विल इंश्योर कि जो भी पार्टिकुलरली एनपीएस हैं उनके केस में इनकम की जो रिकॉग्निशन हुई है वो कैश बेसिस में हुआ है कि नहीं हुआ। एंड ही विल चेक कि जिन अकाउंट्स को पिछले साल एनपीए माना गया था और करंट ईयर में पीए माना जा रहा है तो क्या उसका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। उसके बाद सर एक और कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी फ्रॉड बाय एनबीएफसी। अब याद रखिएगा सर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी कि साहब सीएम ने फ्रॉड किया, सीएम ने फ्रॉड किया और फ्रॉड किसमें किया, फॉरेक्स में किया। क्या बात है सर, ये सीएम ने फ्रॉड किया, सीएम ने फ्रॉड किया और फ्रॉड किसमें किया सर, फॉरेक्स में किया, फॉरेक्स में किया, फॉरेक्स में किया। ओके सर, तो सीएम ने फ्रॉड किया और फ्रॉड किसमें किया, फॉरेक्स में किया। सीएम ने फ्रॉड किया तो सी से चीटिंग एंड फॉर्जरी, सी से कैश शॉर्टेजेस, सी से चीटिंग एंड फॉर्जरी, सी से कैश शॉर्टेजेस, सी से चीटिंग एंड फॉर्जरी, सी से कैश शॉर्टेजेस। ठीक है जी। कैश शॉर्टेजेस में याद रखिएगा, कैश शॉर्टेजेस में याद रखिएगा कि अगर 10,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है, 10,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है उसे इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा। 10,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है सर उसे इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा। और अगर 5,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है, जो मैनेजमेंट या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था इस चीज को बट रिपोर्ट नहीं किया था। 5,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है, डिटेक्ट कर लिया गया था, रिपोर्ट नहीं किया, डिटेक्ट कर लिया गया था, रिपोर्ट नहीं किया, उससे भी इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा। तो कैश शॉर्टेजेस 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है, इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा। 5,000 से ज्यादा का है, डिटेक्ट कर लिया था, रिपोर्ट नहीं किया, उसे भी इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीएम दैट इज एम फॉर मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और फ्रॉड कैसे किया सर, फॉरेक्स से किया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट किया। ऐसे याद रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट किया। तो एक पॉइंट आ जाएगा फॉरेक्स का, इरेगुलरिटी इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। एक पॉइंट आ जाएगा दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आराम से आप याद कर लोगे। उसके बाद सर जब भी हम किसी एनबीएफसी को ऑडिट करेंगे, जब भी हम किसी एनबीएफसी को ऑडिट करेंगे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे। हम जब भी किसी एनबीएफसी को ऑडिट करेंगे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो हमारी ऑडिट चेकलिस्ट क्या होगी। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि सर हमारी ऑडिट चेकलिस्ट क्या क्या होगी। अब देखना, आप ऐसा ध्यान रखना कि एनबीएफसी का मेन काम है लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट करना। तो लोन के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स होगा और 6-7 पॉइंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही होगा। तो पहले लोन वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो एनबीएफसी का मेन काम है लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। तो लोन के रिगार्डिंग आप क्या देखोगे सर, सबसे पहले आप देखोगे कहीं एनबीएफसी ने अपने ही शेयर्स के सिक्योरिटी के अगेंस्ट तो लोन नहीं दे दिया। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि एनबीएफसी ने कहीं अपने ही शेयर्स के सिक्योरिटी के अगेंस्ट तो लोन नहीं दे दिया। तो जो भी लोन्स वाले पॉइंट है मैंने उसमें एल मार्क कर दिया है। तो देखना पॉइंट 2 एंड पॉइंट नंबर 10, ये 2 पॉइंट ही लोन वाला है। और ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि जो भी लोन एडवांस है प्रॉपर्ली सैंक्शनड है कि नहीं है, और जो भी कंडीशंस वगैरह प्रॉपर्ली वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब लोन का प्रॉपर कंडीशंस वगैरह दिया है कि नहीं, सिक्योरिटी वगैरह लिया है कि नहीं, टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाइड है कि नहीं है। तो लोन का 2 पॉइंट हो गया सर। लोन का कितना पॉइंट हो गया सर, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है जी। बाकी अब सारे इन्वेस्टमेंट्स वाले। अब एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले एक चीज बताना, अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 5 है इसे पॉइंट नंबर 1 बना दो। वेरीफाई द बोर्ड मिनट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसर्टेन वेदर द बोर्ड रिजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक है जी। उसके अलावा पार्टिकुलरली अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट कहां करेगा, ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में करेगा। तो फिजिकली वेरीफाई ऑल द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एनबीएफसी। ठीक है जी। अब एनबीएफसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया सर तो उसका डिविडेंड भी मिलेगा। तो आप ये देख लेना कि जो भी डिविडेंड इनकम डिक्लेयर्ड है बाय द कंपनी वेदर दैट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह भी इश्यू होंगे, वो चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन एनबीएफसी पोटेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं, वो चेक कर लेना। फिर पार्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट जब करी होंगी तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज में भी करी होंगी, तो वेरीफाई कर लेना इन्वेस्टमेंट्स मेड इन सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कौन सा एएस लगता है, AS 13 लगता है। तो ये देख लेना कि जो भी AS 13 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी AS 13 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई हुई कि नहीं हुई, ये भी चीज़ वेरीफाई कर लेना। ऑल्दो इस पॉइंट के अंदर ना टेक्निकली अमेंडमेंट आना चाहिए था बट आईसीआई ने अमेंड नहीं किया है। तो टेक्निकली इस पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट आना चाहिए था बिकॉज आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज के ऊपर ना इंड AS एप्लीकेबल होता है।
ठीक है, क्या एप्लीकेबल होता है सर? इंड एएस एप्लीकेबल होता है। सो दैट इज वाई अमेंडमेंट आना चाहिए था इस पॉइंट में, एएस 13 की जगह इंड एएस का रेफरेंस आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने अमेंड नहीं किया है। तो आराम से ये अपने 9-10 पॉइंट याद हो गए। मॉड्यूल में 17-18 पॉइंट्स दिए हैं, तो उतना याद करने का जरूरत नहीं है, इतना याद कर लोगे काफी है। उसके बाद मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ एनबीएफसी। आप जब ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे सर, आप जब ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 4 तरीके के मैटर्स इंक्लूड होंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एनबीएफसी का ऑडिटर्स रिपोर्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सबसे पहले कॉमन फॉर ऑल द एनबीएफसीज, देन फॉर दोज एनबीएफसीज दैट इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, थर्ड इज फॉर दोज एनबीएफसीज दैट आर नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, and fourth is for those NBFCs that are not required to hold certificate of registration. तो फर्स्ट है सर फॉर ऑल एनबीएफसीज। ऑल एनबीएफसीज यानी उन एनबीएफसीज की बात हो रही है जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने का है। तो पार्ट ए इज फॉर दोज एनबीएफसीज जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने का है, एंड पार्ट डी इज फॉर दोज एनबीएफसीज जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने का नहीं है। तो फॉर ऑल दोज एनबीएफसीज जिनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने का है, तो आप देखोगे क्या कंपनीज ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है और 31 मार्च को क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड है, और क्या एनबीएफसी रिक्वायर्ड नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, जो भी 2 CR 10 CR 300 CR का रिक्वायरमेंट था। अब इसके अंदर सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अमेंडमेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। सर एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा? शैल सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट ऑडिटर that it is eligible to hold certificate of registration within 5 working days from the date of signing of audit report as per section 34, ठीक है। और ये सबमिट किसको करना पड़ता है सर? रीजनल ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। ये किसको सबमिट करना पड़ता है सर? रीजनल ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो every NBFC shall submit certificate from its state auditor that it is eligible to hold certificate of registration, ठीक है जी। अब मेन चीज क्या है? कब तक सबमिट करना पड़ेगा, किसको सबमिट करना पड़ेगा? तो कब तक सबमिट करना पड़ेगा? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कब तक सबमिट करना पड़ेगा? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। बट नॉट लेटर देन 31 दिसंबर ऑफ द डेट, बट मैक्सिमम 31 दिसंबर तक सबमिट करना है। और किसको सबमिट करना है सर? आरओ में सबमिट करना है, रीजनल ऑफिस में सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है सर? आरओ में सबमिट करना है, रीजनेबल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में सबमिट करना है। उसके बाद फॉर दोज एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, तो सर लॉजिकल सी चीज सोचो यार, पब्लिक डिपॉजिट्स ले रही है मतलब वो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग वाला जो क्राइटेरिया वो पूरा करना है। अगर वो क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो रेगुलराइज का चक्कर है। तो आप क्या चेक करोगे यहाँ पे? जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट ले रही है आप उसमें क्या ही चेक करोगे? आप चेक करोगे कि वेदर एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग। अगर मान लो एक्सेस डिपॉजिट्स ले लिया है और क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है तो क्या रेगुलराइज किया है? वो 4 पॉइंट जो रेगुलराइजेशन के दिए हुए थे, कहीं एनबीएफसी ने डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया है इन द रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो कंप्लाई किया है कि नहीं विद रिगार्ड टू द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है कि रिटर्न में। तो एनबीएफसी को एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंप्यूट करना पड़ता है। दे हैव टू कंप्यूट ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसका डिस्कशन आगे चल के अपन देखेंगे, जिसके ऊपर बहुत भारी भरकम अमेंडमेंट भी आए हैं, जिसको हम कंप्यूट करते हैं कि टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ये पूरे पोर्शन के ऊपर अमेंडमेंट है। फिर अगर कंपनी रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स फाइल कर रही है तो DNBS 01 में फाइल कर रही है कि नहीं। अगर कंपनी रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स फाइल कर रही है तो DNBS 01 में फाइल कर रही है कि नहीं टाइमली बेसिस में, एज पर द RBI फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न्स डायरेक्शंस 2014। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिएगा, अमेंडेड है। Whether company has furnished return on deposits timely in the DNBS 01 as per RBI filing of supervisory returns directions 2024। फिर एक क्वार्टरली बेसिस में रिटर्न फाइल करना पड़ता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स का। तो क्या कंपनी ने पार्टिकुलरली क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किया है कि नहीं प्रूडेंशियल नॉर्म्स का? अगेन एज पर द RBI फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न्स डायरेक्शंस 2014। तो याद रखिएगा सर, एक होता है रिटर्न ऑन डिपॉजिट जिसको फाइल करना है DNBS 01 में, और एक होता है क्वार्टरली रिटर्न्स जो फाइल करना पड़ता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर।
और फाइनली अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिया है तो लिक्विडिटी मेंटेन करनी होगी, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, तो वेदर दे हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लिक्विड एसेट्स। ओके सर। फिर दोज एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही तो एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो वेदर बोर्ड रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, और उसके बाद बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डिपॉजिट ले तो नहीं लिया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। तो ये 2 पॉइंट तो सेम हो गया सर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला, ये 2 पॉइंट तो सेम हो गए, तो क्वाइट लॉजिकल। And in case of NBFC is not required to hold certificate of registration, तो in that particular situation they are required to comply with certain conditions। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट इंक्लूड करेंगे whether the NBFC has obtained advice from the bank that they are not required to hold certificate of registration and whether they are complying with the conditions imposed by the bank। ठीक है जी। उसके बाद हम जब ऑडिट का एनबीएफसी करेंगे, अगर हमें दिखा कि एनबीएफसी में कुछ गड़बड़ है, हमने क्या देखा एनबीएफसी में कुछ गड़बड़ है, दया गड़बड़ है, दया कुछ गलत हो रहा है ना, दया कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमने देखा कि एनबीएफसी में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो हम एक एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करेंगे आरबीआई को। तो अगर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एनबीएफसी के ऑडिट में अगर हमारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट जो है अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, क्यों अनक्वालिफाइड है, क्यों फेवरेबल है, बिकॉज एनबीएफसी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट देंगे आरबीआई को। हम क्या करेंगे सर, एक्सेप्शन रिपोर्ट देंगे आरबीआई को। ओके सर, गड़बड़ है मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो नॉन कंप्लायंस किया है। अब एनबीएफसी के ऊपर लगेगा क्या, एक उनके ऊपर लगता है आरबीआई एक्ट 1934, यानी हो सकता है एनबीएफसी ने आरबीआई एक्ट कंप्लाई नहीं किया, एक उनके ऊपर लगता है एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016, तो हो सकता है ये कंप्लाई नहीं करे, और एक उनके ऊपर लगता है स्केल बेस्ड रेगुलेशंस डायरेक्शंस 2023 जो नया निकला है, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई स्केल बेस्ड रेगुलेशंस डायरेक्शंस 2023 जो नया निकला है, तो हो सकता है स्केल बेस्ड रेगुलेशंस कंप्लाई ना किए हो सकता है स्केल बेस्ड रेगुलेशंस कंप्लाई ना किए हो। पहले यहाँ पे वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट की गाइडलाइंस थी, अब वो हट गया है। तो आज की तारीख में अगर एनबीएफसी ने आरबीआई एक्ट कंप्लाई नहीं किया, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शन 2016 कंप्लाई नहीं किया, या फिर मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023 कंप्लाई नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्सेप्शन रिपोर्ट आरबीआई को जमा करेंगे। ठीक है ना, एक्सेप्शन रिपोर्ट जमा करेंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट किसको जमा करेंगे सर, एग्जैक्टली आरओ को सबमिट करेंगे, रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ बैंक अंडर हुज jurisdiction द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा। किसको जमा करेंगे सर, रीजनल ऑफिस में जमा करेंगे, टू द डिपार्टमेंट ऑफ एनबीएफसी सुपरविजन ऑफ द बैंक अंडर हुज jurisdiction द आरओ इज सिचुएटेड। ये जो था ना, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसीज, जहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि एनबीएफसी को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है स्टैट ऑडिटर से, और दैट वी आर एलिजिबल टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 5 वर्किंग डेज। ये सर्टिफिकेट भी यहीं जमा करना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट भी यहीं जमा करना पड़ता है, दैट इज टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनबीएफसी ऑफ द बैंक अंडर हुज jurisdiction द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। उसके अलावा सर अगर एनबीएफसी की बात करें तो कारो भी एप्लीकेबल होता है, और कारो के केस में 2 क्लॉजेस है जो एप्लीकेबल है। एक क्लॉज 3 एप्लीकेबल है जो लोन्स एडवांसेस का क्लॉज था, और एक क्लॉज 16 एप्लीकेबल है। तो कारो के केस में सर 2 क्लॉजेस एप्लीकेबल है, एक क्लॉज 3 एप्लीकेबल है। आपको अगर याद होगा क्लॉज 3 वाज रिगार्डिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में था, एंड क्लॉज 16 वाज रिगार्डिंग एनबीएफसीज। तो ये 2 क्लॉजेस एज इट इज एप्लीकेबल है, एक बार रेफर कर लीजिएगा। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, सारे एनबीएफसीज के ऊपर आज की तारीख में इंड एएस एप्लीकेबल हैं, सारी एनबीएफसीज के ऊपर आज की तारीख में इंड एएस एप्लीकेबल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर चेंजेस भी हैं। तो बहुत ही बेहतरीन पोर्शन है भाई। पहले एक काम करो, जितना हो गया ना बढ़िया से रिवाइज करो, जितना हो गया बढ़िया से रिवाइज करो, एकदम शानदार तरीके से रिवाइज करो, उसके बाद बचा हुआ पार्ट करेंगे। राइट, तो पहले जितना हो गया उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, उसके बाद बचा हुआ पार्ट करेंगे जो कि अमेंडमेंट वाला पार्ट है। अब देखना अगला गाइडलाइन है इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। सर बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स की,
तो इनकम रिकॉग्निशन हमेशा होता है वहां पे एक्रूअल बेसिस में। और अगर हम बात करते हैं एनपीए की, तो इनकम रिकॉग्निशन हमेशा होता है सर कैश बेसिस में। अब एक पॉइंट था बैंक ऑडिट में, सेम पॉइंट एनबीएफसी में है कि मान लीजिए अगर एक एसेट एनपीए बन गया, तो उससे पहले का जो इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा था वो एक्रूअल बेसिस में कर रहा था, बट उसमें काफी इनकम ऐसा होगा जो अभी तक रियलाइज नहीं किया होगा। तो जो इनकम अभी तक रियलाइज नहीं किया तो उसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। सेम पॉइंट अपन ने बैंक ऑडिट में देखा है। अब इसके बाद आता है सर एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग। कुल मिलाकर एनबीएफसी के अंदर एसेट जो है किन किन हिस्सों में कैटेगराइज हो सकते हैं, सेम लाइक बैंक ऑडिट। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा एनपीए, तीसरा सब स्टैंडर्ड, चौथा डाउटफुल। बहुत सिंपल सी चीज है सर। सबसे पहले मान लीजिए पेमेंट का ड्यू डेट आता है 180 दिन तक, 180 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आया, कितने डेज तक सर? 180 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आया तो हम स्टैंडर्ड एसेट मान के चलेंगे। 180 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आया सर तो हम स्टैंडर्ड एसेट मान के चलेंगे। आज की तारीख में ये लिमिट 180 डेज है, बट भविष्य में एम किया गया है कि इस लिमिट को 90 डेज तक लेके जाना है लाइक बैंक। इसके लिए भी एक फेज्ड मैनर दिया हुआ है। तो 180 डेज तक पेमेंट नहीं आया, हम स्टैंडर्ड एसेट मान के चलेंगे। 180 डेज पार हो गए, 180 डेज पार हो गए, अब हम मान लेंगे एसेट को एनपीए। अब हम क्या मान लेंगे सर? एसेट को एनपीए। हम एसेट को मान लेंगे एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हम मान लेंगे सर एसेट को एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है जी। अब यहां पे देखना, अब देखना सर, यहां पे ध्यान क्या रखना है। 180 डेज का डिफॉल्ट हुआ, एनपीए बन गया। अब सर एनपीए भी ना दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है, एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल। एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल। बोला एनपीए बना, बोला सर अगले 18 महीने तक, अगले 12 महीने तक, अगले 18 महीने तक या अगले 12 महीने तक इस एसेट को माना जाएगा सब स्टैंडर्ड। अगले 18 महीने तक या अगले 12 महीने तक इस स्टैंडर्ड को माना जाएगा सब स्टैंडर्ड। मान लीजिए एनपीए बन गया, एसेट एनपीए बन गया। अब एनपीए में क्या बोला सर कि अगले 12 महीने तक या अगले 18 महीने तक इस एसेट को माना जाएगा सब स्टैंडर्ड। क्या माना जाएगा सर? सब स्टैंडर्ड माना जाएगा। ठीक है। 12 महीने किसके लिए? बेस लेयर वालों के लिए। 12 महीने किसके लिए सर? सॉरी 12 महीने नहीं यार, 18 महीने बेस लेयर वालों के लिए, बिकॉज बेस लेयर वालों को टाइम ज्यादा मिलेगा। बेस लेयर वालों को टाइम ज्यादा मिलेगा। और 12 महीने मिडिल लेयर एंड अबव वालों के लिए। तो एनपीए बनने के बाद अगले 18 महीने तक या अगले 12 महीने तक स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है सर? सब स्टैंडर्ड रहने वाला है। ठीक है ना। तो एनपीए बनने के बाद अगले 12 महीने तक या अगले 18 महीने तक एसेट सब स्टैंडर्ड रहने वाला है। 18 महीने की बात करें तो 18 महीना किसके लिए? बेस लेयर के लिए। और 12 महीने की बात करें तो 12 महीना किसके लिए? मिडिल लेयर एंड अबव के लिए। ठीक है। और जैसे ही ये पीरियड पार हो जाता है, जैसे ही ये पीरियड पार हो जाता है तो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है डाउटफुल एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या बन जाता है सर? डाउटफुल एसेट। ठीक है। अब उसके बाद प्रोविजंस देखिए, प्रोविजंस कितनी कितनी बनानी है। तो सर स्टैंडर्ड एसेट के केस में, स्टैंडर्ड एसेट के केस में, यानी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? लेस देन 180 डेज डिफॉल्ट, लेस देन 180 डेज डिफॉल्ट। तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में प्रोविजंस कितने बनाने हैं? तो सर बेस लेयर के केस में, बेस लेयर के केस में 0.25% का प्रोविजन बनाना है और मिडिल लेयर के केस में 0.40 का परसेंट बनाना है। अपर लेयर के लिए यहां पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपर लेयर के लिए यहां पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। बेस लेयर के लिए 0.25% का प्रोविजन बनाना है और मिडिल लेयर के लिए यहां पे 0.40% का प्रोविजन बना के चलना है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही एसेट सब स्टैंडर्ड बन जाता है, क्या बन जाता है सर? सब स्टैंडर्ड बन जाता है। तो यहां पे 10% का प्रोविजन बना के चलना है, 10% का प्रोविजन बना के चलना है। जैसे ही एसेट डाउटफुल बन जाता है, कितना डाउटफुल मतलब अब तो पैसा आना मुश्किल है, तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है ना, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है ना सर, उसके लिए तो 100% प्रोविजन बना के चलना है। लेकिन जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 3 कैटेगरीज दी हुई है, 3 बाइफर्केशन दिया हुआ है कि सिक्योर्ड पोर्शन कि डाउटफुल अप टू 1 ईयर आप 20% प्रोविजन बना के चलें, डाउटफुल अप टू 3 इयर्स आप 30% प्रोविजन बना के चलें, मोर देन 3 इयर्स 50% बना के चलें। ठीक है। तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए क्या दिया हुआ है? अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर दैट इज 20% बना के चलें, 1 ईयर टू 3 इयर्स 30% बना के चलें, मोर देन 3 इयर्स 50% बना के चलें। जैसे ही एसेट डाउटफुल हो गया, इसका मतलब जैसे ही एसेट डाउटफुल हो गया सर, तो अप टू 1 ईयर 20% बना के चलें, 1 ईयर टू 3 ईयर 30% बना के चलें और मोर देन 3 ईयर 50% बना के चलें फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन।
और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% बना के चलें। या फिर लास्ट स्टेज आती है लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब नाम से पता चल रहा है सर, पैसा डूब गया, चांसेस कि पैसा डूब गया, मतलब पैसा इरिकवरेबल है, पैसा इरिकवरेबल है। तो मान लो कि भाई जिससे पैसे मिलना है वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया एंड देयर इज ए पोटेंशियल थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी, है ना, ड्यू टू इरोजन इन द सिक्योरिटी वैल्यू। मान लो जो सिक्योरिटी मिला था, जो सिक्योरिटी मिला था वो पूरी तरीके से इरोड हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। या फिर जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर है, या फिर जो भी आरबीआई इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, या फिर जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर है, या फिर जो भी आरबीआई इंस्पेक्टर है, इन सब ने क्या कर दिया सर, इसे लॉस एसेट आइडेंटिफाई कर दिया, किसी डेटर को लॉस एसेट आइडेंटिफाई कर लिया है, तो यहां भी 100% प्रोविजन बना के चला जाएगा। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सम्स के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एसेट के लिए कितना प्रोविजन बना के चलना है। फिर डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 दैट इज एनबीएफ फॉर एनबीएफसीज एंड डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 दैट इज इंड एएस अदर देन एनबीएफसीज, ठीक है ना। तो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 यानी किसकी बात हो रही है सर, एनबीएफसीज की बात हो रही है। और डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 इसका मतलब अदर कंपनीज की बात हो रही है जिनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। तो डिफरेंसेस क्या क्या है, सबसे पहले बोला गया एनबीएफसीज को परमिशन दी गई है एज पर डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 कि ये अपने आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, बैलेंस शीट आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, जबकि ऐसा कुछ भी आपने बाकी कंपनीज के केस में नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले एनबीएफसीज को स्पेशल परमिशन दी गई है कि एनबीएफसीज क्या कर सकती है, अपने बैलेंस शीट के आइटम्स को लिक्विडिटी के हिसाब से प्रेजेंट कर सकती है, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी प्रेजेंट कर सकती है। उसके अलावा एनबीएफसीज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के हिसाब से क्लासिफाई करके चलती है, जबकि बाकी कंपनीज की बात करें तो वो करंट और नॉन करंट के हिसाब से क्लासिफाई करके चलते हैं। तो एनबीएफसीज फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल क्लासिफाई करके चलती है, जबकि अदर कंपनीज करंट वर्सेस नॉन करंट क्लासिफाई करके चलते हैं। उसके अलावा एनबीएफसीज इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम, कि अगर कोई भी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है 1% ऑफ टोटल इनकम तो उस आइटम का डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें डिवीजन 2, तो डिवीजन 2 के अंदर क्या बोला हुआ है कि यहां डिस्क्लोजर कब चाहिए, अगर एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाती है 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तब जाके डिस्क्लोजर चाहिए। यहां पे एनबीएफसीज नहीं आएगा, इसको स्ट्राइक कर दीजिएगा, ये अदर कंपनीज की बात हो रही है। तो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 एनबीएफसीज के लिए क्या है कि अगर कभी भी अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है 1% ऑफ टोटल इनकम, डिस्क्लोजर चाहिए। और बाकी कंपनीज के लिए क्या है डिवीजन 2 के हिसाब से कि अगर कभी भी एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाती है 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तो डिस्क्लोजर चाहिए। उसके अलावा एनबीएफसीज में 2 एडिशनल डिस्क्लोजर चाहिए जो बाकी कंपनीज में नहीं चाहिए। कौन से 2? सबसे पहले सेपरेट डिस्क्लोजर अंडर रिसीवेबल्स द डेब्ट ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी इन विच डायरेक्टर इज ए पार्टनर और मेंबर। तो कोई भी अगर एलएलपी है, अगर कोई भी एलएलपी है जिसमें एनबीएफसी का डायरेक्टर या तो पार्टनर है या मेंबर है और उस एलएलपी से अगर पैसे मिलने हैं तो वो रिसीवेबल्स के हेड में डिस्क्लोज होगा। एंड अनदर इज एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज items comprising revenue from operations and other comprehensive incomes on the face of the statement। तो ये 2 एडिशनल डिस्क्लोजर्स वहां पे एनबीएफसी को देने हैं। और अब आता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा सर कि ये जो 180 डेज का टाइम लिमिट है, इसको ना 90 डेज तक लेके जाना है, इसको 90 डेज तक लेके जाना है। और किस तरीके से लेके जाना है, सबसे पहले बोला आप 150 डेज ओवर ड्यू तक लेके जाइए बाई 31 मार्च 2024। बस इतना याद रखो, फिर अपने आप सब चीज हो जाएगा। अब क्या करते रहो, 30 डेज माइनस करते जाओ, 1 साल भराते जाओ, 30 डेज माइनस करते जाओ, 1 साल भराते जाओ। तो अब इसको 120 डेज तक लेके जाना है बाई 31 मार्च 25 और 90 डेज लेकर जाना है बाई 31 मार्च 26, ठीक है जी। तो 150 डेज तक लेके जाना है बाई 31 मार्च 24, 120 डेज तक लेकर आना है बाई 31 मार्च 25 एंड 90 डेज तक लेकर आना है बाई 31 मार्च 26। तो 1 साल भराते जाइए, 1 साल भराते जाइए, 30 डेज माइनस करते जाइए, 1 साल भराते जाइए, 30 डेज माइनस करते जाइए। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और 180 का 150, 120, 190, 180 का 150, 120, 190।
और इसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब देखिएगा सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अब यहाँ पे अपने को क्या डिस्कस करना है, मेनली अपने को यहाँ डिस्कस करना है सर पार्टिकुलरली प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर, वैसे वो एनपीए वाले गाइडलाइंस वगैरह भी सब कुछ आता है, तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर अपने को क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, हाउ द टीयर 1 कैपिटल इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, हाउ द टीयर 2 इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, हाउ द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा कि पार्टिकुलरली अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे कंप्यूट होता है, सबसे पहले तो ये कंप्यूट होता है टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। कैसे कंप्यूट होता है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, और उसके अंदर बोला गया सर टीयर 1 प्लस टीयर 2 एटलीस्ट 15% होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 15% होना चाहिए सर, एटलीस्ट 15% होना चाहिए ऑन ए मिनिमम साइड, जिसमें टीयर 1 10% होना चाहिए। तो टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, जिसमें दोनों का एग्रीगेट टीयर 1 प्लस टीयर 2 का एग्रीगेट 15% होना चाहिए, और टीयर 1 एटलीस्ट 10% होना चाहिए, और 12% होना चाहिए, 12% होना चाहिए अगर एनबीएफसी लोन दे रही है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, 12% होना चाहिए अगर एनबीएफसी लैंडिंग कर रही है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, मतलब जो लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है दैट कंप्राइजेस 50% और मोर ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स, जो लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है दैट कंप्राइजेस 50% और मोर ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स, तब यहां पे टीयर 1 की लिमिट 12% है। तो देखिएगा सर यहां पे क्या बोला है, मिनिमम कैपिटल रेशियो टीयर 1 प्लस टीयर 2 दैट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, टीयर 1 कैपिटल other than NBFC MFIs, other than NBFC MFIs that is microfinance institution should be at least 10%, और बाकियों के केस में पार्टिकुलरली अगर बात करें अगर एनबीएफसी प्राइमरली एंगेज्ड इन लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी तो 12%, तो कितना हो गया सर 12%। ठीक है जी, और कैसे पता चलेगा कि एनबीएफसी इज लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, दैट सच लोन शुड कंप्रोमाइज ऑफ 50% और मोर ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है जी, अब यहां पे सवाल उठता है कि टीयर 1 निकालेंगे कैसे, टीयर 2 निकालेंगे कैसे, और फिर रिस्क वेटेड एसेट्स अपने को क्या करना है सर, डिवाइड करना है। रिस्क वेटेड एसेट से क्या करना है सर, अपने को डिवाइड करना है, यानी जो भी एसेट्स होंगे ना उसके ऊपर एक वेट असाइन कर दिया जाएगा, उसको उस वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके वो रिस्क वेटेड एसेट्स निकल के आएगा। ठीक है, अगर जीरो वेट है तो अकॉर्डिंगली वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि मतलब यार कोई रिस्क है ही नहीं। अगर 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 120% है तो 120% से, 20% है तो 20% से, तो इस तरीके से क्या किया जाएगा सर, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले रिस्क वेटेड वेट्स देख लेते हैं। एकदम सिंपल सी चीज है सर, एकदम सिंपल सी चीज है, वो सारे एसेट्स जिसमें बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जो 100% सेफ है, सुरक्षित है, उसमें हम जीरो का रिस्क वेट असाइन करते हैं। तो वो सारे एसेट जिसमें बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जो एकदम सुरक्षित है, तो उसमें हम जीरो का रिस्क वेट असाइन करते हैं। जैसे कि कैश एंड बैंक, कोई रिस्क है ही नहीं, कैश अपने हाथ में है भाई, पैसा बैंक में रखा है, कोई रिस्क है ही नहीं। या फिर जितने भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, या फिर जो भी फुल्ली सिक्योर्ड लोन्स एडवांसेस 100% सिक्योर्ड है, कोई रिस्क ही नहीं है। टीडीएस डिडक्ट किया है, गवर्नमेंट को पैसा गया भाई, 100% सेफ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। लोन्स टू एम्प्लॉयज, अपने ही एम्प्लॉयज को आपने लोन्स दिए हैं भाई, सैलरी में माइनस कर लोगे, उसने पैसा नहीं दिया तो 100% सेफ है। एडवांस टैक्स दिया है, सरकार को गया है पैसा, 100% सेफ है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पैसे लगाए हैं, 100% सेफ है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, सीजी गारंटी क्लेम्स, पैसा 100% सेफ है, जीरो। तो ये सारे वो एसेट्स हैं जहां हम कहते हैं सर रिस्क इन्वॉल्व है ही नहीं, जहां हम कहते हैं कोई रिस्क इन्वॉल्व है ही नहीं, आराम से जीरो असाइन करके चलिए। जैसे कैश एंड बैंक हो गया, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो गया, फुल्ली सिक्योर्ड लोन्स एडवांसेस हो गया, लोन्स टू एम्प्लॉयज हो गया, टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, सीजीएसडी सिक्योरिटीज हो गया, सीजी गारंटी क्लेम हो गया। याद रखिएगा सीजी गारंटी क्लेम की बात की है, एसडी गारंटी क्लेम की बात नहीं की है, एसडी गारंटी क्लेम की बात नहीं की है। लेकिन जब सिक्योरिटीज की बात की थी तो सीजी सिक्योरिटीज की भी बात की थी और एसडी सिक्योरिटीज की भी बात की थी। ठीक है जी, उसके अलावा 20% भी कहीं कहीं है। अब 20% कहां कहां देखिएगा, 20% कहां कहां देखिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और डिफॉल्ट 90 डेज से कम है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, अगर डिफॉल्ट जो है 90 डेज से कम है, नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 90 डेज, तो रिस्क वेट 20% है, रिस्क वेट 20% है। स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, डिफॉल्ट 90 डेज से कम है, 20% इज द रिस्क वेट।
अगर पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुछ बॉन्ड्स वगैरह इश्यू किए हैं, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बॉन्ड्स की बात करें, यहां भी 20% है, यहां भी 20% है, ठीक है जी। उसके अलावा उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या हो गया, 20% वाला क्या क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स, इट इज 20%। बट याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इज डिफॉल्ट इज लेस देन 90 डेज, इट इज 20%। या फिर अगर बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यहां भी रिस्क वेट 20% है। और एक होता है ट्रिपल पी मॉडल, आपने पैसा लगाया है ट्रिपल पी मॉडल पे, एसेट्स इन द ट्रिपल पी मॉडल, दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और जिसको कमेंसरेट हुए हुए कमेंस हुए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। तो अब अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे पैसा लगाया है, तो देखना ये मॉडल का नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक और प्राइवेट ने साथ में मिलकर पार्टनरशिप की, यानी पब्लिक और प्राइवेट का स्टेक आधा आधा, पब्लिक और प्राइवेट का स्टेक आधा आधा, 50-50। तो यहां रिस्क वेट भी असाइन किया जाएगा 50%, यहां रिस्क वेट भी असाइन किया जाएगा 50%, ठीक है जी। तो 0% वाले केसेस याद हो गए, 20% वाले याद हो गए, 50% का एक है दैट इज ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज 50-50 पार्टनरशिप, दोनों के बीच में 1 साल से ज्यादा ऑपरेशन कमेंस हुए हो गया 50%। अब यहां पे सर कुछ नए ऐड हुए हैं, नए कैटेगरीज ऐड हुई हैं। नई कैटेगरीज क्या ऐड हुई है सर, नई कैटेगरी क्या ऐड हुई है, बोला सर अगर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, कंज्यूमर को पैसे दिए गए हैं, जैसे कि रिटेल लोन्स, जैसे कि सर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, जैसे कि क्या हो गया सर, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, जो आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का लिमिट्स इशू किया जाता है, जो आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का लिमिट क्या किया जाता है सर, इशू किया जाता है, आप ईएमआई में ट्रांजैक्शन कर लेते हो, बैंक को बाद में पैसा देते रहोगे। तो जो कंज्यूमर कार्ड एक्सपोजर्स हैं, क्रेडिट एक्सपोजर्स हैं, कैटेगराइज्ड एज रिटेल लोन्स, वहां बोला सर रिस्क वेटेड एसेट 125% है, रिस्क बहुत ज्यादा है भाई साहब, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वहां पे 125% है, वहां पे हो सकता है 125% है, हो सकता है कस्टमर ना क्रेडिट कार्ड का ड्यूज पे करे, ना उसका इंटरेस्ट जो जमा हो गया ना वो पे करे, और उसको सिक्योरिटी भी नहीं है बदले में बैंक के पास। लेकिन कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर में कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी सर, हाउसिंग लोन्स नहीं आएगा। हाउसिंग लोन्स क्यों नहीं आएगा सर, बिकॉज हाउसिंग लोन है यार, सेफ्टी में घर है। एजुकेशनल लोन्स नहीं आएगा, ठीक है ना, तो एजुकेशनल लोन सामने वाला बंदा पढ़ लिख के लोन रिपे कर सकता है। व्हीकल लोन्स नहीं आएगा, सिक्योरिटी में व्हीकल है। या फिर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, सिक्योरिटी में गोल्ड ज्वेलरी है। या माइक्रो फाइनेंस लोन्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, माइक्रो फाइनेंस लोन्स नहीं आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है तो उसके लिए भी 125% है। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल इज डिफरेंट, कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल इज डिफरेंट। तो यहां पे जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, जो भी पैसा कंज्यूमर को दिया लोन के फॉर्म में, नॉर्मली वहां 125% है, प्लस जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है यहां भी 125% है। लेकिन कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं, रिटेल लोन्स नहीं आ रही हैं, हाउसिंग लोन्स नहीं आ रही हैं, एजुकेशनल लोन्स नहीं आ रही हैं, व्हीकल लोन्स नहीं आ रही हैं, लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी नहीं आ रही हैं, माइक्रो फाइनेंस नहीं आ रही हैं, या फिर एसएचजी लोन्स दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये नहीं आ रही हैं, ठीक है जी। इन दो केसेस में 125% है। अब आप खाली इतना याद करके चलो, 0% कहां का था, दो जगह था, दो जगह नहीं, सॉरी 0% तो कई जगह था। कैश एंड बैंक था, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज था, फुली सिक्योर्ड लोन्स एडवांसेस था, लोन्स टू एम्प्लॉय था, टीडीएस डिडक्टेड था, एडवांस टैक्स था, सीजीएसडी सिक्योरिटीज था, एंड साथ ही साथ सीजी गारंटी क्लेम्स था। 20% दो जगह था, स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स नॉट इन डिफॉल्ट फॉर 90 डेज, एंड साथ ही साथ बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 50% एक जगह था ट्रिपल पी मॉडल। उसके अलावा 125% दो जगह है, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है जी। और कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर में क्या आएगा, रिटेल लोन्स आएगा एक्सक्लूडिंग द हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन्स, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, माइक्रो फाइनेंस, एसएचजी लोन। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी हैं, सब में 100% लगेगा। सर स्टेट गवर्नमेंट डिफॉल्ट मोर देन 90 डेज, 100%। अरे सर एजुकेशनल लोन 100%, अरे सर लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी 100%, एसएसजी लोन 100%, जो कैटेगरी में नहीं है 100%। सिंपल सी चीज ध्यान रख के चलना है। और फिर फाइनली आपको पता होना चाहिए सर टीयर 1 कैसे कैलकुलेट करोगे, टीयर 2 कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, यही तो करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि मान लो भाई जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है दैट इज 10 लाख, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स में आप 10 लाख नहीं लोगे, 10 लाख का 125% लोगे, 10 लाख का 125% लोगे।
अगर क्वेश्चन में बोल दिया कैश एंड बैंक बैलेंस 10 लाख, तो आपको पता चलना चाहिए कि रिस्क वेटेड एसेट में 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0 करके लोगे। अब देखना यहां पे टीयर 1 कैसे निकलेगा, टीयर 1 कैसे निकलेगा, टीयर 2 बहुत कैसे निकलेगा। एकदम सिंपल सी चीजें याद रखना सर, टीयर 1 मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल है ना, मोस्ट लिक्विड है ना, वो टीयर 1 में आएगा। जबकि जो मिलावटी कैपिटल है ना, वो टीयर 2 में आएगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होता है, किस में आएगा, टीयर 1 में आएगा। प्रेफरेंस उतना प्योर नहीं होता, किस में चला जाएगा, टीयर 2 में चला जाएगा। जनरली जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, टीयर 1 में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है इतना प्योर नहीं होता, टीयर 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो टीयर 1 में आएगा। अब कैलकुलेट कैसे होगा सर, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बोला दो चीजें ऐड कर लीजिए। क्या दो चीजें ऐड करोगे, ओपी ऐड करोगे, ओपी ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे सर, ओपी ऐड करोगे, ओपी ऐड करोगे, ओपी ऐड करोगे। ओपी मतलब सर ओन फंड्स ऐड करोगे और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो भी इशू किया है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ने, वो ऐड करोगे। तो ओपी ऐड करोगे सर टीयर 1 निकालने के लिए। ओपी मतलब सर ओन फंड ऐड करोगे और जो भी परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ने, वो ऐड करोगे। लेकिन सर ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि ओन फंड्स निकालना कैसे है, उसमें भी ट्रिक है, और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना कैसे है सर, उसमें भी ट्रिक है। ठीक है जी, क्या ट्रिक है देखते हैं। सबसे पहले सर परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते हैं। परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे निकालोगे, तो बोला जो भी आप क्या देखोगे यहां पे, मान लो कुल मिलाकर जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किया था नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ने, वो इशू किया था 50 सीआर। कितना इशू किया था, 50 सीआर। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां 50 सीआर लोगे, एक कैपिंग दिया है। कैपिंग क्या दिया है, बोला 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर का टीयर 1 कैपिटल देख लो कितना है। 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर का टीयर 1 कैपिटल देख लो कितना है, उसका 15% कर दो। टीयर 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर का क्या करो, टीयर 1 कैपिटल देख लो कितना है, उसका 15% कर लो। मैक्सिमम उतना ही परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू हो सकती है। मतलब मान लो 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर को मान लो टीयर 1 कैपिटल 100 करोड़ था, तो अकॉर्डिंगली 15% कितना हो गया, 15 सीआर हो गया। तो भले ही परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 50 करोड़ का इशू किया है, यहां पे 15 करोड़ ही आएगा। कितना आएगा सर, 15 करोड़ ही आएगा। भले ही 50 करोड़ का इशू क्यों ना किया हो, यहां पे 15 करोड़ ही आएगा। और सर ये जो बचे हुए 35 करोड़ है, ये कहां चले जाएंगे, तो ये बचे हुए 35 करोड़ ना टीयर 2 में चले जाएंगे। 15% तक टीयर 1 में आ जाएंगे, 15% से ज्यादा वाले टीयर 2 में चले जाएंगे। यानी 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर का टीयर 1 कैपिटल देख लीजिए, उसका 15% तक का जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वो टीयर 1 में आ जाएगा, 15% से ज्यादा वाला टीयर 2 में आ जाएगा। सर 15% से कम है तो सारा का सारा टीयर 1 में ले लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एक चीज तो आपको इतनी ध्यान रखनी है। उसके अलावा सर ओन फंड्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो सर ओन फंड्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है सर, आपने जितना भी ओन फंड्स है उसके लिए क्या करना है, सारे इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड कर लेना है और रिजर्व्स को ऐड कर देना है। सारे इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड कर देना है, रिजर्व्स को ऐड कर देना है। रिजर्व्स यानी कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स भी, कैपिटल रिजर्व्स भी, बट याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। फ्री रिजर्व भी, कैपिटल रिजर्व भी, बट याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिजर्व्स सारे के सारे इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड हो गया, और जितना भी रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, सब ऐड हो गया एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस में चला जाएगा, टीयर 2 में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व किस में चला जाएगा, टीयर 2 में चला जाएगा। लेकिन ओन फंड जब कैलकुलेट करोगे सर, तो ओन फंड से कुछ चीजें माइनस करोगे, ओन फंड से कुछ चीजें माइनस करोगे। बोला क्या माइनस करेंगे, बोला देखो जी, बोला देखो जी, पार्टिकुलरली अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज, तो आपका खुद का ओन फंड नहीं है, माइनस कर लो चुपचाप। अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, डिबेंचर्स में पैसे लगाए हैं, बॉन्ड्स में पैसे लगाए हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स में पैसे लगाए हैं, या फिर हायर परचेज लीज फाइनेंस इन द सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज, इन द सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज, बोला सर ये भी आपको ओन फंड नहीं मानेंगे, इसको भी माइनस करो चुपचाप। तो बोला क्या बात करते हो सर, बोला हाँ जी, अगर आपने बाकी एनबीएफसी के शेयर में पैसे लगाए हैं, माइनस करके चलो। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स, एडवांस, हायर परचेज, लीज फाइनेंस इन द सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज, माइनस करके चलो। ठीक है जी, तो मतलब एनबीएफसी को एक सजा दे दी लॉ मेकर ने। सजा क्या दे दी, बोला जितना भी आपका ओन फंड है उससे कुछ चीजें माइनस करनी होंगी, कुछ चीजें माइनस करनी होंगी। क्या माइनस करनी होंगी, जितने भी बाकी एनबीएफसी के इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, हायर परचेज, लीज फाइनेंस इन द सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज, माइनस करके चलनी होगी। अब एनबीएफसीज वाले लॉ मेकर के पास गए और बोला हमें ये क्या सजा दे दी, कुछ तो एग्जम्पशन दे दो। तो लॉ मेकर ने एक एग्जम्पशन दे दिया। एग्जम्पशन क्या दे दिया, बोला सर अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ ओन फंड तक है,
तब तो माइनस मत करना, चलेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आपके 10% ऑफ ओन फंड तक है तब तो माइनस मत करना, चलेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आपके 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा हैं तो एक्सेस वाला माइनस कर लेना। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपके 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा है सर तो एक्सेस वाला माइनस कर लेना, एक्सेस वाला माइनस कर लेना। 10% तक तो चलेगा। मतलब सिंपल सी चीज है, आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। जैसे ही आप ओन फंड कैलकुलेट करोगे ना, मान लो ओन फंड है 200 CR, उसका 10% पहले निकाल के चलो 20 CR, और दिमाग में पहले ही बैठा लो कि भाई 20 CR तक का इन्वेस्टमेंट हुआ तो माइनस ही नहीं करना, 20 CR के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हुआ तो ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेना है। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आपने जैसे ही ओन फंड निकाला उसका 10% कैलकुलेट कर लो कि 200 करोड़ का ओन फंड है तो 10 CR 20 CR, तो 20 CR तक का इन्वेस्टमेंट हुआ तो माइनस ही मत करना। 20 CR के ऊपर के जितने भी इन्वेस्टमेंट हुआ एक्सेस वाला माइनस कर लेना। 30 CR हुआ तो 20 CR 10 CR माइनस कर लेना। 40 CR हुआ तो 20 CR माइनस कर लेना। 50 CR हुआ तो 30 CR माइनस कर लेना। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। मान लो 50 CR हुआ तो 30 CR माइनस कर लेना, मतलब 200 CR माइनस 30 CR माइनस 15 CR, तो अकॉर्डिंगली 155 CR का नेट ऑन फंड आ जाएगा, टीयर 1 आ जाएगा, सॉरी। फिर आते हैं टीयर 2 पे, अब टीयर 2 पे क्या बोला सर, अब टीयर 2 पे क्या बोला, मिलावटी वाले, मतलब प्रेफरेंस शेयर वाले, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। बट एक चीज ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स में भी ना कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपलसरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी है तो फिर तो वो इक्विटी के बराबर ही हो गया। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व डिस्काउंटेड 55%, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% ही लेंगे। मतलब अगर मान लो 10 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है क्वेश्चन में तो 4.5 लाख से लेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी जनरल प्रोविजंस हैं, इंक्लूडिंग द प्रोविजंस फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स, या जितने भी लॉस रिजर्व्स हैं, वो सारे आएंगे, प्रोवाइडेड कि एक्चुअल लॉस ना हुआ, एक्चुअल लॉस हो गया फिर तो वो एक्चुअल लॉस में चला गया, वो नहीं आएगा। तो जो भी जनरल प्रोविजंस है वो आएगा। रिजर्व्स कहां पे थे, टीयर 1 पे थे, ठीक है ना। बट रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां पे है, टीयर 2 पे है 45%। रिजर्व्स कहां पे थे, टीयर 1 पे थे। प्रोविजंस कहां आ गए, टीयर 2 में आ गए। नॉर्मल रिजर्व्स, प्रॉफिट वाले रिजर्व्स कहां थे, टीयर 1 में थे। लॉस वाले रिजर्व्स कहां आ गए, टीयर 2 में आ गए। लेकिन यहां पे भी एक लिमिट है, ओनली अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, ओनली अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। यानी टोटल जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व से भले 1 करोड़ हो तो यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ टीयर 2 कंप्यूटेशन हम 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट ही लेंगे। क्या लेंगे सर, 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ही लेंगे। तो ये ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम जनरल प्रोविजंस और लॉस रिजर्व कितना हो सकता है, 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स हो सकता है। यानी क्वेश्चन में अगर रिस्क वेटेड एसेट्स 100 CR का दिया हुआ है तो उसका 1.25 CR मतलब 1.25 CR, तो मैक्सिमम जनरल प्रोविजंस लॉस रिजर्व वहां पे 1.25 CR तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके अलावा हाइब्रिड डेप्थ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, डेप्थ इक्विटी का मिक्सचर। प्योर इक्विटी वाले टीयर 1 में गए थे, प्रेफरेंस वाले टीयर 2 में आ गए, और जो मिलावटी वाले हाइब्रिड वाले वो भी टीयर 2 में आ गए। सबऑर्डिनेट डेप्थ मतलब वो डेप्थ जिनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ये भी टीयर 2 में आ गया। या फिर परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जो 15% से ज्यादा है, हमने निकाला था ना 15% तक टीयर 1 में, उसके ज्यादा वाला टीयर 2 में, तो वो टीयर 2 में आ जाएगा। तो टीयर 2 में क्या क्या आ जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, लेकिन कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व 45% ले लो, जनरल रिजर्व और लॉस रिजर्व ले लो, बट मैक्सिमम 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। हाइब्रिड डेप्थ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, सबऑर्डिनेट डेप्थ ले लो, परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस वाले ले लो, टीयर 2 निकाल लो, मगर टीयर 2 टीयर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं टीयर 2 अगर 200 करोड़ आ गया तो आप इसको 155 करोड़ में नेट कर लेना, बिकॉज टीयर 1 155 करोड़ ही निकला था। एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर बेस लेयर एनबीएफसीज की काउंटिंग हो रही है, बेस लेयर एनबीएफसीज के केस में अगर टीयर 1 टीयर 2 की काउंटिंग हो रही है तो परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट नहीं आएगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं इसी क्वेश्चन में बेस लेयर की बात हो रही थी और बेस लेयर के केस में परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट माइनस करना है, तो अगर पार्टिकुलरली बेस लेयर एनबीएफसी की बात हो रही थी तो टीयर 1 कितना निकलेगा, 155 CR माइनस 15 CR 140 CR, समझ गए। तो बेस 1 लेयर एनबीएफसीज के लिए परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट काउंट नहीं करेंगे, बेस 1 लेयर एनबीएफसीज के लिए परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट काउंट नहीं करेंगे। तो देखो भाई परसेंटेज कहां कहां दी हुई है,
एक तो ओन फंड से माइनस करते वक्त टीयर 1 के कैलकुलेशन में बोला 10% तक छोड़ दो, 10% के ऊपर वाला ले लेना। परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में बोला 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ 31 मार्च देख लेना, 15% तक टीयर 1 एक्सेस वाला टीयर 2, और उसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिया हुआ है 45% ले लेना, और जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व में दिया हुआ है 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स तक ले लेना। यानी 4 जगह परसेंटेजेस दी हुई है इस पूरे कैलकुलेशन में, 4 जगह परसेंटेजेस दी हुई है। और उसके अलावा मिनिमम कैपिटल रेशियो वहां भी था 15%, टीयर 1 एटलीस्ट 10%, और अगर लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है तो एटलीस्ट 12%। तो ये 6 से 7 परसेंटेजेस दिए हैं इस पूरी गाइडलाइन में, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस ये रिस्क वेटेड एसेट्स भी अपने को ध्यान रखना है। फुल फ्लैजेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, फुल फ्लैजेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर। So this is all that you have to remember in this very chapter of NBFC audit. I believe it is clear. I believe ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, और अगर ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद रहा है तो कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा वीडियो आप चाहते हो, किस वीडियो के अंदर अपन रिवीजन बनाएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऑडिट में अभी भी ज्यादा तकलीफ आ रही है, यू कैन स्टिल गो फॉर द फास्टर क्लासेस, स्टिल टाइम है, 90 घंटे में पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन टेक द क्लासेस फ्रॉम www.apnamentor.com। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। और याद रखना, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। जस्ट व्हाट्सएप एट 8638585920।